चलिए भाई। जय हिंद बच्चे, जय हिंद। गुड इवनिंग सभी को, राम राम भी। आज एक क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग बच्चे। नमस्ते भाई। एक दो डाउट है बच्चे, लास्ट में पूछ लेना, ठीक है। आज हम लोगों की एक क्लास है, मुझे लगता है अभी जल्दी खत्म हो जाएगी। विद इन एन आवर, 1 घंटे के भीतर ही जो हमें डिस्कस करना है वो हमारा डिस्कशन ओवर हो जाएगा। फिर तुम लोग उस बचे हुए टाइम में अपने डाउट्स हैं वो पूछ लेना, ठीक है। तो चलो आ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग सीधे क्लास स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, द रिवर हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स इन सेवरल प्लेसेस। ठीक है, मैं इसको समझा देता हूं आप लोगों को। एक वर्ब होती है फ्लाई, फ्लाई की सेकंड फॉर्म होती है फ्लू, और थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन। जैसे हमने ओवरफ्लोन लिखा है ना, तो ये ओवरफ्लोन इसी फ्लोन वर्ब से बन गया, ओवरफ्लोन। ठीक है, तो फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है। राधे राधे भाई। हम्म। हाँ बेटा सिद्धार्थ, तुम्हारा सेंटेंस गलत है। इस बॉर्न से पहले तुम्हें एक लिंकिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी, वॉज बॉर्न। ठीक है, हाँ, तो ये तुमने गलत लिख रखा है और गलत को सही मान रहे हो, इसलिए ऐसा पूछ रहे हो। ठीक है बेटा, ये गलत है, इसको लिखो गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर। अब देखो, जैसे हमने लिखा फ्लाई फ्लू फ्लोन, तो फ्लाई फर्स्ट फॉर्म है, फ्लू सेकंड फॉर्म है, फ्लोन थर्ड फॉर्म है, और इसका मतलब होता है उड़ना। अब अगर एक चीज देखोगे तो यहाँ पे तो गलत हो गया, क्योंकि रिवर जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो फ्लाई नहीं कर सकता, तो ये तो हमने गलत वर्ब लिख दी। फिर एक वर्ब और होती है फ्लो, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लोड, और थर्ड फॉर्म भी होती है फ्लोड। फ्लो का मतलब होता है बहना, जैसे लिक्विड वगैरह होता है ना, उसका बहना। ठीक है। अच्छा, रिवर जो होती है वो फ्लो करती है, फ्लाई तो करती नहीं है। तो अगर रिवर फ्लाई करती नहीं है तो हम उसके लिए फ्लोन का यूज क्यों कर रहे हैं? रिवर तो फ्लो करती है, तो फ्लो की थर्ड फॉर्म तो फ्लोड होती है। तो यहाँ पे ओवरफ्लोन की जगह लिखो ओवरफ्लोड। बेसिक टाइप के क्वेश्चन हैं, लेकिन कई बार ये पेपर में आ चुके हैं, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसको लिखो, द रिवर हैज ओवरफ्लोड इट्स बैंक्स। तो यहाँ पे अब तुम्हें ध्यान ये रखना है राम राम बच्चे, गुड इवनिंग। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू, थर्ड फॉर्म फ्लोन होती है। अब फ्लो की सेकंड थर्ड फॉर्म फ्लोट होती है। मतलब फ्लोन जो है वो फ्लो वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं है, वो फ्लाई की होती है। ठीक है, तो फ्लोन का यूज वहीं करें जहां पे कोई चीज फ्लाई कर सकती हो। रिवर फ्लाई कर नहीं सकती, तो फ्लोन करना यूज करके फ्लो का यूज करो। फ्लो की थर्ड फॉर्म होती है फ्लोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये जो तुम लोग अपने कमेंट करके पूछना चाह रहे हो ना, मैं तुम्हें टाइम दूंगा, उसके बाद में पूछना, ठीक है। हाँ, ये हमारा डिस्कशन है, ये विद इन एन आवर कंप्लीट हो जाएगा, आई होप सो। और उसके बाद में तुम फिर अपने डाउट्स पूछना जब टाइम दूंगा, ठीक है। अभी मेरी बातें सुनो, जब तक ये बच्चे हुए सिलेबस कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक मैं बात नहीं करूंगा। फिर हमने लिखा, ही वॉज होपफुल दैट हिज रिक्वेस्ट वुड एलिसिट अ पॉजिटिव रेस्पॉन्स। अब देखो, वुड हेल्पिंग वर्ब है, एलिसिट मेन वर्ब होनी चाहिए, क्योंकि अगर वुड हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखना, एलिसिट वर्ड जो हमने लिखा है ना, ये बच्चे कोई वर्ब नहीं होती है, ये एक एडजेक्टिव है। ये वर्ड एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है, मतलब एडजेक्टिव है ना, एक मिनट। और इसका मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट अलाउड। मतलब इलिसिट का मतलब इलीगल, इनवैलिड, अवैध, इनवैलिड। ठीक है, ये गलत गलत लिख गया, मैं इसको सही कर देता हूं। ये वर्ड है इनवैलिड। ठीक है, इलिसिट, तो ये एडजेक्टिव है। अच्छा, फिर इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है ELICIT, एलिसिट। ये वर्ब है, ठीक है। और इस वर्ब का मतलब देखो क्या होता है, इस वर्ब का मतलब होता है टू ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब यहाँ पे ड्राइंग करना नहीं है, यहाँ पे ड्रॉ का मतलब है खींचना। मतलब ड्रॉ करना मतलब किसी से कोई इंफॉर्मेशन निकालना, कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्स लेना, ठीक है। अब इस अपने एग्जांपल पे आओ, देखो ये गलत तो है ही है, क्योंकि वुड हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बाद हमें मेन वर्ब लिखनी पड़ेगी। इलिसिट एडजेक्टिव है, तो ये तो गलत है ही है, हटा दो इसे।
अब हमने कहा ही वॉज होपफुल, कि वो होपफुल था किस बात को लेकर, कि जो उसकी रिक्वेस्ट है, हिज रिक्वेस्ट वुड डैश अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कि उसकी रिक्वेस्ट जो है वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स लोगों से निकलवा लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो एलिसिट। एलिसिट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स का मतलब ड्रॉ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कि लोगों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेना। तो ELICIT एलिसिट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन से कोई पर्टिकुलर फीलिंग या रिस्पॉन्स लेना। ठीक है, हाँ, ड्रॉ का मतलब है खींचना। और ELLICIT इलिसिट वर्ड जो है वो एक एडजेक्टिव है, वो कोई वर्ब नहीं है, और उसका मतलब होता है इनवैलिड, इलीगल। ठीक, थर्ड एग्जांपल पे आ जाते हैं। द टाइटेनिक ड्राउन्ड ऑन इट्स मेडन वॉयज। अब देखो, ये जो ड्राउंड वर्ब होती है ना, ड्राउन का मतलब होता है डूब के मर जाना, मतलब जैसे कोई पर्सन है या कोई एनिमल है पानी में गिर गया, ठीक है, और वो सांस नहीं ले पाया, क्योंकि वाटर में तो हम ब्रीथ नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो मर गया इस वजह से, तो उसे हम कहते हैं ड्राउन। तो ड्राउन का मतलब होता है डूब के मर जाना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट तो हमारा टाइटेनिक है। टाइटेनिक तो शिप था, शिप तो ड्राउन नहीं कर सकता। ठीक है, ड्राउन तो करेगा कोई एनिमल या कोई ह्यूमन बीइंग जो कि ब्रीथ करता हो, शिप तो ब्रीथ करता नहीं है। तो उसके लिए जो ड्राउन वर्ब हमने लिखी ना, गलत है, इसकी जगह वर्ब लिखो सिंक। सिंक की सेकंड फॉर्म होती है सैंक। तो जो ड्राउन है ना, इसका यूज क्या करो एनिमल्स के लिए और ह्यूमंस के लिए, मतलब इनका यूज क्या करो उसके लिए जो कि ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। अच्छा, अदरवाइज जो बाकी होते हैं उनके लिए वर्ब लिखा करो सिंक। सिंक का मतलब डूब जाना, लेकिन इसका यूज हम करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। सबमर्ज्ड भी लिख सकते हैं बिल्कुल बच्चे, मान लो कोई चीज है ना पानी के अंदर बिल्कुल चली गई और हमें दिख नहीं रही, तो हम उसे सबमर्ज्ड ही कहेंगे। ठीक है, फोर्थ देखो, द टू आर्टिस्ट कोरोबरेटेड ऑन एन एल्बम इन 2015। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, एक वर्ब हो गई कोरोबरेट, एक वर्ब हो गई कोलैबोरेट, ये दो वर्ब्स हैं। ठीक है, दोनों ही वर्ब हैं, ध्यान रखना। अब इनके मीनिंग समझना। जो फर्स्ट वर्ब है ना कोरोबरेट, इसका मतलब होता है टू बेयर आउट। बेयर आउट का मतलब होता है किसी चीज को ऑथेंटिकेट करना, साबित करना। ठीक है, एक बड़ा अच्छा इसका सिनोनिम होता है, यहां तो खैर जगह नहीं बची तो मैं इधर लिख देता हूं, देखो। इसका मतलब होता है टू सबस्टेंशिएट। ठीक है, सबस्टेंशिएट, SUBSTANTIATE। तो जो कॉर्पोरेट वर्ब है इसका मतलब होता है टू बेयर आउट, किसी चीज को साबित कर देना, प्रूव करना। टू सबस्टेंशिएट, ठीक है, किसी चीज को साबित करना। ठीक है, अच्छा, ये जो कोलैबोरेट वर्ब है इसका अक्सर तुमने नाउन पढ़ा होगा कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब होता है साथ में, एसोसिएशन, मिलके काम करना। तो कोलैबोरेट का मतलब होता है टू असिस्ट। ठीक है, टू वर्क टुगेदर, किसी के साथ मिलके कोलैबोरेशन में काम करना। तो कोलैबोरेट का मतलब होता है साथ में मिलके काम करना। ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करना। हाँ, अच्छा, और कोरोबोरेट का मतलब होता है टू बेयर आउट, टू सबस्टेंशिएट, कि साबित करना, जो सच है उसको प्रूव करना। जैसे दीपा लक्ष्मी ने देखो आंसर बताया, टू सपोर्ट द ट्रुथ, सच को साबित करना। ठीक है, तो ये मीनिंग होता है कोरोबोरेट का। और कोलैबोरेट का मतलब होता है मिलके साथ में काम करना। अब जैसे हमने लिखा द टू आर्टिस्ट कोरोबोरेटेड ऑन एन एल्बम इन 2015, तो ये कोरोबोरेटेड वर्ब गलत लिखी हुई है, इसकी जगह लिखो कोलैबोरेटेड, इसकी जगह लिखो कोलैबोरेटेड। द टू आर्टिस्ट कोलैबोरेटेड ऑन एन एल्बम इन 2015, तो इसका मतलब हो गया कि दोनों जो आर्टिस्ट थे उन्होंने मिलकर एक एल्बम पे साथ में काम किया। दो आर्टिस्ट रहे होंगे, दोनों ने मिलकर एक ही एल्बम पे काम किया। ठीक है, तो कोलैबोरेशन हो गया उनका। तो ये कोलैबोरेट कोलैबोरेट है, कोरोबोरेट है, इन वर्ब्स के यूजेस, इनके डिफरेंसेस ध्यान रखो। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों को अपने आप बताना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को शायद हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और एफसीआई के मेंस के पेपर में आया वो क्वेश्चन भी है, मतलब एफसीआई के पेपर में आया था ये क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर तुम लोग अपने आप बताओ। हाँ सही है, अच्छा है, अच्छी बात है, तुम लोगों को याद है, आंसर सही बता रहे हो। इसका आंसर हो जाएगा द बॉय हैड अ हॉरिबल ड्रीम। ठीक है,
सॉ वर्ब का यूज हम करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जिनकी अपने एक फिजिकल फॉर्म हो, जिनको हम देख सकते हो, जिनमें कल अभी देखो एक आधा है, ये देखो नाइटमेयर वाला एक निकल आया, अभी भी एक लिख रहा है नाइटमेयर। बेटा आप पीटूंगा बहुत ज्यादा, समझे, सुधर जाओ अब तुम। ये नाउन में भी हमने पढ़ा था। असल में इसका बुक्स में आंसर ना नाइटमेयर दे रखा है। कई बार टीचर भी बच्चों को पढ़ा देता है इसका आंसर नाइटमेयर। बेटा इसका आंसर है सौ की जगह हैड। और मैं जो कह रहा था उसको ध्यान से सुनना, ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, हाँ। सॉ वर्ब जो होती है ना, देखना, इसका मतलब होता है किसी मतलब ऑब्जेक्ट को जिसकी अपनी एक फिजिकल फॉर्म है, डायमेंशंस हैं, लेंथ ब्रेथ कलर है, उसको देखना। लेकिन जो ड्रीम होती है ना बेटा, ये हमारा मेंटल एक्सपीरियंस होता है। ड्रीम को हम देख नहीं सकते बिकॉज ड्रीम डजेंट हैव अ फिजिकल फॉर्म। ड्रीम की कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है। तो अगर इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती तो हम इसे देख नहीं सकते, तो इसके अंदर सॉ वर्ब का नहीं, हेड वर्ब का यूज क्या करो। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि जो हैव वर्ब है इसका यूज हम पोजीशन के लिए करते हैं। वो पोजीशन मेंटल या फिजिकल भी हो सकते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास मार्कर है, मतलब मार्कर तो नहीं, स्टाइलस है। तो मान लो मेरे पास ये स्टाइलस है, ठीक है, तो आई हैव इट, ये मेरा फिजिकल पोजीशन हो गया। मेरे दिमाग में कोई डाउट है, देन आई हैव अ डाउट, डाउट मेरा मेंटल पोजीशन हो गया। तो जो हमारे मेंटल और फिजिकल पोजीशंस होते हैं या एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके लिए हैव वर्ब का यूज क्या करो। ड्रीम इज अ काइंड ऑफ मेंटल पोजीशन और मेंटल एक्सपीरियंस, तो इसके लिए वर्ब हैव लिखो। ठीक है, तो इसको लिखो हैड। हाँ, ड्रीम भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटा वो ऐसे रहने दो, पोएट्स वगैरह लिखते हैं उन्हें लिखने दो, तुम मत लिखो। सिक्स्थ आंसर का क्वेश्चन बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ। नाउन चैप्टर में पढ़ाया था ना, हाँ। नाउन चैप्टर में ही हमने पहले भी पढ़ा था बेटा। सिक्स्थ का आंसर बताओ। द टेररिस्ट्स हैड ब्रोकन इनटू द आर्सेनल एंड रॉब द रेंज ऑफ वेपन्स। ठीक है, ये एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि रॉब समवन ऑफ समथिंग, रॉब वर्ब का मतलब तो जानते ही हो, लूटना। तो रॉब हम हमेशा करते हैं किसी पर्सन को। अच्छा, क्या हम उससे लूट लेते हैं, क्या हम उससे छीन लेते हैं, उसको हम ऑफ प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे हमने लिखा दे रॉब्ड हिम ऑफ हिज मनी, दे रॉब्ड हिम ऑफ हिज पर्स, ठीक है, दे रॉब्ड द कंपनी ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर वगैरह। तो रॉब का यूज किया जाता है हमेशा उस ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए जिससे कोई चीज छीन ली गई है। ठीक है, अच्छा वो हमेशा कोई पर्सन नहीं होता है। तो रॉब वर्ब जो होती है ना, इसका ऑब्जेक्ट हमेशा कोई पर्सन होता है। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा टेररिस्ट हैड ब्रोकन इनटू द आर्सेनल एंड रॉब्ड द रेंज ऑफ वेपन्स। तो ये जो रेंज ऑफ वेपन्स है, ये कोई पर्सन तो है नहीं जिनको रॉब कर लिया गया होगा, तो ये वर्ब गलत यूज कर ली। यहाँ पे स्टील वर्ब यूज करो। स्टील की सेकंड फॉर्म होती है स्टोल। अच्छा, स्टील का मतलब होता है चोरी करना, चुरा लेना। ठीक है, एक मिनट, ये हेड हेल्पिंग और लिखी ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। स्टोलन, हेड ब्रोकन टू एंड हेड स्टोलन, हाँ स्टोलन लिखना। स्टोलन क्यों लिखा था वो मैं बता देता हूँ। ये दोनों एक्शन जो है ना वो सेम टाइम के ही हैं, और हेड इनकी कॉमन हेल्पिंग हो रही है, इसलिए थर्ड फॉर्म लिखना। तो रॉब समवन ऑफ समथिंग एंड स्टील समथिंग, स्टील का मतलब होता है चोरी करना, इसका ऑब्जेक्ट थिंग्स होती हैं। तो अगर मान लो हमें पर्सन ना पता हो या कोई पर्सन इन्वॉल्व ना हो, तो वहां पे स्टील वर्ब यूज क्या करो। स्टील का मतलब होता है चोरी करना, इसकी सेकंड फॉर्म स्टोल होती है, STOLE, और थर्ड फॉर्म स्टोलन होती है। तो स्टील और रॉब वर्ब का डिफरेंस याद रखना, रॉब समवन ऑफ समथिंग एंड स्टील समथिंग। ठीक है, समवन, मान लो मैं एक सेंटेंस लिख दूं, समवन हैज रॉब्ड माई फोन। कोई पर्सन मान लो कहीं गया और वहां से उसका कोई फोन उठा ले गया, तो हमने लिख दिया समवन हैज रॉब्ड माई फोन। तो ये गलत हो गया, क्योंकि फोन पर्सन नहीं है, उसको कोई रॉब नहीं करेगा। ठीक है, या तो ये कहो कि समवन हैज रॉब्ड मी ऑफ माई फोन, ठीक है, और नहीं तो इसको लिखो समवन हैज स्टोलन माई फोन। स्टील का मतलब होता है चुरा लेना। चलिए, हो गया। एक देखो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, एक और लिख देता हूँ इसी टाइप का है, वो भी उसका आंसर बताना। एक मिनट, क्या हो गया ये। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे एडमायर्ड
हिज ऑनेस्टी। ये सेंटेंस बताओ सही है गलत? दे एडमायर्ड हिज ऑनेस्टी। रॉब ट्रांसिटिव वर्ब बेटा, रॉब ट्रांसिटिव वर्ब। क्वेश्चन 5 में ए भी तो रिमूव होना चाहिए ना। किसमें बेटा? कौन सा वाला ए? दे एडमायर्ड हिज ऑनेस्टी बच्चे, इसका आंसर बताओ। प्रेज्ड, बिल्कुल बच्चे। अब देखो यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, एडमायर समवन फॉर समथिंग, ठीक है? एप्रिशिएट समथिंग, ये ध्यान रखना है। एडमायर समवन फॉर समथिंग, एप्रिशिएट समथिंग। एडमायर करते हैं हम किसी पर्सन को। एडमायर का एक्चुअल में मतलब अगर तुम लोगों को जानते हो, एडमायर का मतलब होता है टू लाइक समवन, टू लव समवन, एक्सटॉल समवन, किसी को बहुत हाईली अप्रिशिएट करना, ठीक है? तो एडमायर वर्ब के साथ में ना यूज क्या करो, समवन, पर्सन को। अच्छा, किस लिए एडमायर किया गया वो बताने के लिए फॉर प्रिपरेशन लिख दिया करो। दे एडमायर्ड हिम फॉर हिज डिसीजन वगैरह वगैरह, ठीक है? और नहीं तो अप्रिशिएट वर्ब का यूज किया करो। तो जो हमने लिखा ना, दे एडमायर्ड हिज ऑनेस्टी, या तो लिखो दे एडमायर्ड हिम फॉर हिज ऑनेस्टी, दे एडमायर्ड हिम फॉर हिज ऑनेस्टी, और नहीं तो लिखो एप्रिशिएटेड, दे एप्रिशिएटेड हिज ऑनेस्टी। तो ये बात भी ध्यान रखना जो समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 1, फार्मर्स हैव सोन देयर फील्ड्स विद मेज। हाँ, दे एडमायर्ड हिम फॉर हिज ऑनेस्टी, बिल्कुल बच्चे ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। हाँ, प्रेज भी लिख सकते हैं बच्चे, प्रेज तो किसी के साथ भी लिख सकते हैं, थिंग के साथ भी, पर्सन के साथ भी। अब देखो इसको मैं समझाता हूं, इसे ध्यान से समझना। एक वर्ब होती है हमारे पास सॉ, SAW, ठीक है? देखो एक तो सॉ होती है सी की सेकंड फॉर्म, एक मिनट, सेकंड फॉर्म ही देखो लिख गया, हाँ, ठीक है? एक तो सॉ होती है सी वर्ब की सेकंड फॉर्म, सी सॉ सीन, जिसका मतलब देखना होता है, लेकिन ये सॉ फर्स्ट फॉर्म में है, ठीक है? और इसकी सेकंड फॉर्म होती है सॉड, और थर्ड फॉर्म होती है सॉन। तो वो वहां देखो जो हमने लिखा है ना, सॉन, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है? इसका मतलब होता है किसी चीज को आरी से काटना। अगर तुम लोग जानते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं देखो तुम्हें बताता हूं। SAW सॉ जो है ना, ये नाउन भी होता है। सॉ का मतलब होता है आरी, ठीक है? और SAW सॉ, मतलब SAW जो सॉ है ये नाउन होता है, इसका मतलब होता है आरी। साथ ही साथ में वर्ब होता है, इसका मतलब आरी से काटना होता है, ठीक है? फिर एक इसी से मिलती जुलती वर्ब होती है SOW सो, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है SOWED सोड, और थर्ड फॉर्म होती है SOWN सॉन। इसका मतलब होता है बोना, बुआई करना, जैसे खेतों में बीज वगैरह बोए जाते हैं ना, तो इसे वो कहते हैं। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, SOW सॉ और SOW सो, इन दोनों में बस डिफरेंस है ए और ओ का। इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में भी वही डिफरेंस है, लेकिन मीनिंग में बड़ा डिफरेंस है। SOW सॉ का मतलब है आरी से काटना, SOW सो का मतलब है बुआई करना। अब हमें पता जो फार्मर्स हैं वो फील्ड्स को काटेंगे तो नहीं आरी से, बोएंगे। तो यहाँ पे लिखो SOWN, द फार्मर्स हैव सोन देयर फील्ड्स विद मेज। तो ये सा और सो का डिफरेंस है, ध्यान रखना। एक में AW है, एक में OW है, ठीक है? SAW सौ का मतलब है आरी से काटना, और वो भी ध्यान रखना कि सौ नाउन भी होता है, इसका मतलब आरी भी होता है, ठीक है? SOW सो का मतलब है बुआई करना, बोना। हम्म, चलो, सेकंड क्वेश्चन को लेकर मैं तुम्हारा अपना टाइम खराब नहीं कर पाऊंगा, वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है? मतलब टाइम खराब करवाने की जरूरत नहीं, आसान क्वेश्चन सबको पता होगा, ठीक है? बैक रिमूव कर दो, ठीक है? यही आंसर है। अब देखो मैं समझाता हूँ इसे। ये जो हमने रिटर्न लिखा है, ठीक है, या हम यहाँ पे रिकास्ट लिख दें, या हम यहाँ पे रिबॉर्न लिख दें, या यहाँ पे हम रिट्रीट लिख दें, या यहाँ पे हम रिबिल्ड लिख दें, या यहाँ पे हम रिकवर लिख दें, एटसेट्रा। ये जो वर्ब्स हमने लिखे ना, इन वर्ब्स में जो री प्रेफिक्स यूज हो रहा है, जैसे रिटर्न, रिकास्ट, रिबॉर्न, रिट्रीट, रिबिल्ड और रिकवर, इस री का मतलब होता है बैक या अगेन। इस री का मतलब या तो बैक होता है या अगेन होता है, ठीक है? जैसे रिटर्न का मतलब होता है कम बैक,
गो बैक, गिव बैक, ये रिटर्न के मतलब होते हैं। रिकास्ट का मतलब होता है कास्ट बैक। कास्ट बैक का मतलब फिर से छापना। मान लो कोई नॉवेल है, कोई बुक है, उसको फिर से कास्ट बैक करना, मतलब फिर से उसे छापना, ठीक है। रिबॉर्न का मतलब है बी बॉर्न अगेन, दोबारा जन्म होना, पुनर्जन्म होना। रिट्रीट का मतलब है मूव बैक, अपने पोजीशन से पीछे हटना, रिट्रीट करना। रिबिल्ड का मतलब है बिल्ड अगेन, दोबारा से बनाना। रिकवर का मतलब है कवर अगेन, टू गेन अगेन, दोबारा से प्राप्त कर लेना। तो ये जो वर्ब्स होते हैं जिनमें ये री प्रीफिक्स हम यूज करते हैं ना, इस री का मतलब बैक या अगेन होता है। तो इन वर्ब्स के साथ में बैक या अगेन का यूज मत किया करो। तो हमने रिटर्न के साथ बैक लिखा ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कई बार पेपर वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, आगे ध्यान रखना। थर्ड एग्जाम्पल देखो, अ फ्यू पैसेंजर्स फॉरगॉट देयर लगेज ऑन द बस। इसका आंसर मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, और तुम सबको आंसर बताना है, और जितने लोग इस समय लाइव हो सबको आंसर बताना है। फिर से बता रहा हूं मैं, जितने भी इस समय लाइव हैं, इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं लाइव टाइम में, ठीक है, उन सबको इस क्वेश्चन 3 का आंसर बताना है। जो तुम्हें समझ में आए सही गलत बताना है, बस बताओ। क्वेश्चन 3 का आंसर जब सब बताओ, जल्दी से बताओ। लगेजेस, बहुत अच्छा। देखो एक बच्चे ने बताया लगेजेस। हाँ तभी कह रहा हूं सारे बताएंगे, जितने हैं सबको बताना ही है। नहीं तो मैं कोई कसम खिला दूंगा तुम लोगों को, सबको आंसर बताना है, ठीक है। फॉरगिव, बहुत अच्छी बात है प्रवीण कुमार बेटा, तुम तो ज्यादा आगे चले गए, पुल खत्म हो गया है। मतलब तुम इतना आगे तरक्की करके चले गए कि वहां पे पुल ही खत्म हो गया, तुम चलते चले गए। फ्यू पैसेंजर्स आएगा, करेक्ट है। हाँ बहुत सही है। हिज आएगा, वाह भाई वाह। इन द बस आएगा, बहुत अच्छी बात है। बेटा तुम कहीं मुझे क्लासरूम में अगर पढ़ने आ जाते ना मेरे पास, वो फंस जाते तो बहुत मारता, समझे, तुम सुधर जाते दोबारा के लिए हमेशा। ये हम शायद कल या परसों क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे थे इसे, लेकिन अभी ये मूर्ख क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। कुछ पैसेंजर्स अपना लगेज भूल गए बस पर, ठीक है। तो भूल गए का मतलब होता है फॉरगेट, तो सही लिख दिया। भाई उल्लुओं से कुछ सीख भी लिया करो, ठीक है, इतने पैसे दे रहे हो, पढ़ाई लिखाई पे टाइम लगा रहे हो, सीखो भी। इसका आंसर है लेफ्ट, और समझ गए होगे। और जो लगेज वाले हैं ना, जो लगेज लिख रहे हैं, ठीक है, ये देखो सचिन कुमार लगेज लिख रहा है, इससे पहले एक था उसने भी लगेज लिखा था। तुम लोग तो वास्तव में कलंक हो, धब्बा हो पढ़ाई लिखाई के नाम पे ससुर। जब तुम्हें पढ़ाया जाता है कि लगेज गलत होता है क्योंकि वो नाउन अनकाउंटेबल है, नेम ऑफ कॉन्सेप्ट है, उसको हमेशा लगेज लिखा करो, ऑब्स्ट्रक्ट है, तब तुम ससुर लगेज लिख रहे हो, ठीक है। खैर तुमसे तो दुनिया हार गई। तो इसका आंसर आ गया लेफ्ट। लेफ्ट क्यों आ गया मैं देखो समझा देता हूँ। फॉरगेट, फॉरगेट और जो रिमेंबर वर्ब है वो हमारी मेंटल स्टेट शो करने वाली वर्ब है। मतलब इतना डिटेल में तुम लोगों को समझाया था, फिर भी तुम लोग हो उल्लू यार वास्तव में, ठीक है। मतलब तुम्हें तो हिंदी में ये आंसर बता दे तुम खुश रहोगे। तो फॉरगेट और रिमेंबर हमारी मेंटल स्टेट की वर्ब होती हैं। जब हम फॉरगेट और रिमेंबर का यूज करते हैं तो हम किसी पर्सन की मेंटल स्टेट को रेफर कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो हम किसी पर्सन की मेंटल स्टेट को नहीं रेफर कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्लेस को रेफर कर रहे हैं, ऑन दी बस। तो इसका मतलब हम किसी एक्टिविटी को जो किसी जगह पे की गई है उसे रेफर कर रहे हैं, मेंटल स्टेट को नहीं। तो फॉरगेट वर्ब का यूज मत करो, उसकी जगह लिखो लेफ्ट, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये आंसर है। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। और अभी कुछ मूर्खों ने बताया भी नहीं, अभी कुछ शांत बैठे हैं, वो उन्होंने आंसर भी नहीं लिखा। अच्छे से रिवीजन किया करो भाई, बहुत अच्छे से रिवीजन, मतलब धीरे धीरे से अपने नोट्स बनाया करो। इसीलिए मैं कहता हूँ नोट्स अपने खुद के बनाया करो, क्योंकि नोट्स के थ्रू ना रिवीजन हो जाता है। बहुत सा बच्चा इतना आलसी किस्म का होता है ससुर, वो कहता है कि दूसरे के नोट्स मिल जाए, ठीक है। भले उसने एंड सेंड गलत लिख रखा हो, चाहे सीक्वेंस में सही लिखा हो क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट्स को चाहे ना लिखा हो, बस हमें लिखना ना पड़े, मेहनत बच जाए। अपने आप लिखा करो, अपने नोट्स अपने आप बनाया करो। चलो, माई फ्रेंड विल गिव हिज ड्राइविंग टेस्ट ऑन मंडे नेक्स्ट वीक। लिखा कुछ? टेक हिज ड्राइविंग टेस्ट, बढ़िया। देखो हाँ, देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, स्टूडेंट्स, टीचर्स, ठीक है, स्टूडेंट्स टेक टेस्ट,
ठीक है, टीचर्स गिव टेस्ट, ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा होता क्या ना, ये हमें ध्यान भी क्यों रखना पड़ रहा है, ये हमें इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि हम हिंदी में जस्ट अपोजिट यूज करते हैं। हिंदी हम क्या कहते हैं कि आज मैंने टेस्ट दिया, स्टूडेंट रहेगा तो वो क्या कहेगा, आज मैंने टेस्ट दिया, तो वो देने का ट्रांसलेशन कर देता है गिव, और वो कह देता है आई गिव अ टेस्ट टुडे। लेकिन अब मैं जैसे समझा रहा हूं वैसे समझना, ये जो टेस्ट वर्ड है ना, इसका मतलब होता है इवेल्युएट करना। टेस्ट का मतलब इवेल्युएट करना होता है। अब जैसे हम लर्नर हैं, हम सीख रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, तो हम खुद को इवेल्युएट करेंगे, सो वी शैल टेक टेस्ट। टीचर तो लर्नर होता नहीं है, टीचर तो खुद को नहीं मतलब पढ़ नहीं रहा जो अपना इवेल्युएशन करेगा। तो इवेल्युएशन स्टूडेंट्स का होता है, तो जिसका इवेल्युएशन होना है टेस्ट भी उसी को करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो होते हैं अगर उनको लिखा हो सब्जेक्ट बना के तो वर्ब लिखा करो टेक। टीचर्स अगर कभी लिख दे जाए तो लिखा करो गिव। टीचर्स टेक मतलब टीचर्स गिव टेस्ट, टीचर्स कंडक्ट टेस्ट, ये ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स टेक एग्जाम्स, स्टूडेंट्स टेक टेस्ट। स्टूडेंट्स के लिए टेक का या मतलब अपीयर का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अपीयर्ड इन टेस्ट, अपीयर्ड इन एग्जाम। तो अगर स्टूडेंट है सब्जेक्ट हमारा तो टेक का यूज करो। सम स्टूडेंट्स डिड नॉट टेक द एग्जाम, सम स्टूडेंट्स डिड नॉट अपीयर इन द एग्जाम, ऐसे लिख सकते हो। टीचर्स के लिए कंडक्ट का यूज क्या करो, या फिर गिव का यूज क्या करो, गिव टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने लिखा ना माई फ्रेंड विल गिव हिज ड्राइविंग टेस्ट ऑन मंडे, तो ये जो फ्रेंड है इसको जाके वहां पे टेस्ट देना है, ड्राइविंग लाइसेंस लेना होगा ना, तो ये एक तरीके से लर्नर है। अगर ये लर्नर है तो इसके लिए वर्ब यहाँ पे गिव नहीं यूज करो, यहाँ पे यूज करो टेक। चलो, सो माई फ्रेंड विल डैश टेक हिज ड्राइविंग टेस्ट ऑन मंडे नेक्स्ट। चलो ये आंसर हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं एक और क्वेश्चन पे। एक यहाँ पे देखो छोटा सा क्वेश्चन मैं अपने पास से लिख देता हूं। वी कुड फाउंड नो एरर इन द सेंटेंस। इस क्वेश्चन का एक बार आंसर बताना। वी कुड फाउंड नो एरर इन द सेंटेंस। वी कुड फाउंड, अपीयर इन लिखा करो, फॉर नहीं, अपीयर इन द टेस्ट। आपके अनुसार टेस्ट कैसे, बेटा देखो ये लाइव लेक्चर देख लिया, उसका जब नोट्स बनाओगे, ठीक है, तो वीडियो पॉज कर लिया, मान लो मैं कुछ बता रहा हूं तो उसको वीडियो पॉज कर लिया। अब फिर जैसे मैं बहुत सी चीजें बोलता हूँ, बहुत सी चीजें लिखता हूँ, ठीक है, तो उनमें उनको सारी चीजों को लिखा करो, जो कही गई बातें होती है ना। मान लो तुमने कोई क्वेश्चन लिख दिया, उसका आंसर लिख दिया, लेकिन जब 2 महीने बाद उस क्वेश्चन आंसर को देखोगे ना, तो हो सकता है तुम्हें याद ना है कि ये आंसर मैंने क्यों लिखा था। ठीक है, तो उसके पीछे जो लॉजिक समझाया गया होता है ना, उसको भी वहीं पे लिख लिया करो, स्टार वगैरह बना के। नोट्स ऐसे तैयार करने चाहिए कि हर एक क्वेश्चन का, हर एक कॉन्सेप्ट का लॉजिक साथ ही साथ में मेंशन करते हुए चलो। वी कुड फाउंड नो एरर इन द सेंटेंस। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज समझना। एक वर्ब होती है फाइंड, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है फाउंड, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है फाउंड। ठीक है, ये इस वर्ब की फॉर्म्स हैं। फाइंड फर्स्ट फॉर्म है, फाउंड सेकेंड फॉर्म है, और फाउंड ही थर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसका मतलब होता है ढूंढना, मिलना, पाना, खोजना, ये इसके मीनिंग होते हैं। फिर एक वर्ब होती है फाउंड फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है फाउंडेड, इसकी थर्ड फॉर्म होती है फाउंडेड, और इसका मतलब होता है स्थापना करना, नींव रखना, ले द फाउंडेशन। तो जो फाउंड फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है स्थापना करना, नींव रखना। ठीक है, इसका मतलब होता है स्थापना करना, फाउंडेशन रखना, और इस फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, पाना, खोजना, मिलना। अब कंफ्यूजन देखो कैसे होता है, ये फाउंड यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है और ये फाउंड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। तो जब ये सेकंड फॉर्म होती है तो ये फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है, इसका मतलब ढूंढना, पाना, खोजना, मिलना। अच्छा, जब ये फर्स्ट फॉर्म होती है फाउंड की, तो इसका मतलब होता है ले द फाउंडेशन, स्थापना करना। अभी बातें समझ में आ गई। अब इस सेंटेंस पे आओ। इस सेंटेंस में अगर ये कुड ना लिखा हो तो ये सेंटेंस सही है। मान लो ये जो हमने सेंटेंस लिखा है ना, वी कुड फाउंड नो एरर इन दिस सेंटेंस, तो अगर इसमें कुड ना लिखा हो तो ये सेंटेंस सही है। वी फाउंड नो एरर इन द सेंटेंस, कि भाई हमें तो कोई एरर सेंटेंस में नहीं मिला। तो हम इस फाउंड को ना सेकंड फॉर्म मान लेंगे। ये जो फाउंड है हम इसे सेकंड फॉर्म मान लेंगे, और ये फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है, इसका मतलब ढूंढना, मिलना, पाना, खोजना हो जाएगा, तो ये सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन अगर हम कुड यहाँ पे लिखा रहने देंगे तो कुड है मॉडल। अच्छा, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर हम फाउंड को फर्स्ट फॉर्म मान लेंगे, कुड के साथ मानना भी पड़ेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा स्थापना करना। फिर ये सेंटेंस का मीनिंग गलत हो जाएगा कि वी कुड फाउंड नो एरर इन द सेंटेंस, कि हम सेंटेंस में कोई एरर की स्थापना नहीं कर पाई, ये बेतुका मीनिंग है। तो अगर कुड नहीं लिखा होता तो हम इसे सेकंड फॉर्म मान लेते और ये सही हो जाता है, लेकिन कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ये गलत है, इसकी जगह लिखो फाइंड। वी कुड फाइंड नो एरर इन द सेंटेंस, दैट इज द आंसर। ठीक है, अब जब ये तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो देखो यहां भी समझ में आ जाएगा।
हमने लिखा दे हैव फाउंड दिस ऑब्जर्वेटरी टू ऑब्जर्व एंड कैटलॉग द स्टार्स। अब हैव के साथ हमने थर्ड फॉर्म लिखनी है फाउंड। तो अगर हम थर्ड फॉर्म फाउंड लिख रहे हैं तो इसका मतलब है ढूंढना, मिलना, पाना, खोजना। लेकिन ध्यान से देखो, ये जो ऑब्जेक्ट हमने लिखा गया ना, इसका जो ऑब्जर्वेटरी है, तो ऑब्जर्वेटरी जो होता है ना, वो एक इंस्टीट्यूशन होता है, उसको सेट किया जाता है, बिल्ड किया जाता है, बनाया जाता है, उसकी स्थापना की जाती है। तो ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने कोई ऑब्जर्वेटरी यहाँ पे मतलब स्थापना की है, और उसका पर्पज है कि वो स्टार्स को देखें और उसका कैटलॉग तैयार करें। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब लिखो फाउंडेड। वी हैव फाउंडेड दिस ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, तो स्थापना करना, इसका मतलब ये हो गया कि हमने इस ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की है उस पर्पज को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट में आ जाओ। साइंटिस्ट हैव फाउंडेड अ कंप्लीट स्केलेटन ऑफ एन ऐप लाइक मैन। अब यहाँ पे देखो हमने फाउंडेड लिख दिया थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब है स्थापना करना, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट देखो क्या है, अ कंप्लीट स्केलेटन ऑफ एन ऐप लाइक मैन। मतलब ऐप लाइक मैन का मतलब एप के जैसा दिखने वाला मैन, लंगूर के जैसा दिखने वाला। लंगूर तो नहीं, शायद कुछ और कहते हैं उसको हिंदी में, वनमानुस ऐसा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं उन्होंने कि स्केलेटन पाया है, तो यहाँ पे ये खोज की बात हो रही है, किसी सर्च की, मतलब उन लोगों ने कुछ डिस्कवर किया है उसकी बात हो रही है। तो अगर हमें डिस्कवर मीनिंग कन्वे करना होगा तो फाइंड वर्ब यूज करनी पड़ेगी। फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड होती है, तो ये फाउंडेड गलत है। तो इसमें लिखो साइंटिस्ट हैव फाउंड अ कंप्लीट स्केलेटन ऑन ऐप लाइक मैन। ठीक है, तो फाइंड क्या है, फाउंड क्या है, फाउंडेड क्या है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन थे। चलो, फर्स्ट और सेकंड के आंसर अपने आप बताओ। तुम लोगों के जो क्वेश्चंस दिख रहे होंगे ना बोर्ड पे, इनमें फर्स्ट क्वेश्चन का और सेकंड क्वेश्चन का आंसर अपने आप बताओ। हाँ, चिंपैंजी होता है, एप का मतलब चिंपैंजी के जैसे हो गया मतलब। ठीक है, हैज कहाँ लिखोगे बेटा, कहाँ हैज लिखना चाह रहे हो? देखो मैं समझाता हूँ इसका आंसर क्या है। एक वर्ब होती है हमारे पास, शाइन। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है शोन। ठीक है, अच्छा, फिर इसी की एक फॉर्म और भी होती है, शाइंड। शाइंड, शाइंड, शाइंड। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म है। ठीक, अब दोनों में डिफरेंस क्या समझना। शाइन का मतलब होता है किसी चीज का चमकना। इंट्रांसिटिव वर्ब है हैपनिंग। द मून वॉज शाइनिंग। ठीक है, हिज फेस वॉज शाइनिंग। तो शाइन करना मतलब चमकना। अच्छा, शाइंड का मतलब होता है किसी चीज को पॉलिश वगैरह करके चमका देना, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। तो शाइंड और शाइंड इसका मतलब है किसी चीज को चमकाना, खास करके साफ कर देना या पॉलिश कर देना, जिससे कि मतलब उसका लुक अच्छा आ जाए। तो शाइंड का मतलब है चमकाना। ठीक है, अच्छा, शोन का मतलब है चमकना, अपने आप इंट्रांसिटिव वर्ब है। अब हमने लिखा था क्लाउड्स थिंड एंड द मून शाइंड, तो मून ने किसी को चमकाया तो होगा नहीं, अपने आप ही चमकने लग गया होगा। ठीक है, जब बादल सामने से हट जाएंगे। तो यहाँ पे शाइंड वर्ब का यूज मत करो, शोन वर्ब का यूज करो। फिर हमने लिखा था कारपेंटर एंड इज हेल्पर हैव शोन ऑल द आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, कि कारपेंटर और उसके हेल्पर ने मिलकर जितने भी आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर थे वो सबको चमका दिया, साफ कर दिया, पॉलिश वगैरह कर दी, जो भी कर दिया। तो यहाँ पे लिखो शाइंड। तो जो शाइंड है ना, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, ये देखो इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ ना ये, और वो इंट्रांसिटिव वर्ब है। इसके बाद हमने थ्रू लिखा ना, ये एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, हाँ, असल में कंफ्यूज थोड़ा सा कर देते हैं, और ये मैं इसलिए सारे पढ़ा देता हूँ लास्ट में, क्योंकि ये पेपर में कई बार आते रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आते रहते हैं, तो कॉमन एयर्स वगैरह में भी आ सकते हैं। पहले से अपना पता रहेगा तो इनका सही यूज कर लोगे। ठीक है, तो शाइन, शोन, शोन का मतलब होता है चमकना, शाइंड, शाइंड का मतलब होता है चमकाना। ठीक है, और वो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इनका यूज कर लेना। चलो, उसके बाद में क्वेश्चन आ गया थर्ड एंड फोर्थ। इन्हें देखो मैं समझाता हूँ। एक वर्ब हो गई हमारे पास हैंग, इसकी सेकंड फॉर्म हो गई हंग, थर्ड फॉर्म हो गई हंग। ठीक है, फिर इसी वर्ब की एक फॉर्म सेकंड और होती है हैंग्ड, और थर्ड फॉर्म भी होती है हैंग्ड। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म है। हमें इन वर्ब्स का डिफरेंस समझना है। अब देखो,
हैंग, हंग, हंग, इसका मतलब होता है किसी चीज को कहीं पे टांगना, लटकाना, सस्पेंड करना। ठीक है। हैंग, हंग, हंग, इसका मतलब होता है किसी चीज को कहीं पे टांग देना, लटका देना, सस्पेंड कर देना। ठीक है। अच्छा, जब हम हैंग्ड लिख देते हैं, HANGED, हैंग्ड, तो हैंग्ड का मतलब हो जाता है फांसी लगा देना या फांसी लगा लेना, मतलब इसका मतलब ये होता है। ठीक है। अब जैसे हमने लिखा था मर्डर वॉज हंग एट 6 AM, कि जो मर्डरर था उसको सुबह 6 बजे किया गया, तो ऑब्वियस बात है मर्डर कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं जिसको कहीं पे टांग दोगे, तो पर्सन है। आज चूंकि मर्डरर है तो उसको फांसी की सजा दी गई होगी, तो यहाँ पे लिखो हैंग्ड। द मर्डरर वॉज हैंग्ड एट 6 AM ऑन वेंसडे। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, सरल हैंग्ड द पिक्चर ऑन द वॉल, कि उसने पिक्चर को वॉल पे टांग दिया। तो पिक्चर कोई पर्सन तो है नहीं जिसको आप फांसी लगाओगे, उसको तो बस ये हो सकता है या तो टेबल पे रख दो या कहीं पे दीवार वगैरह पे उसको सस्पेंड कर दो, टांग दो। तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए हंग। सरल हंग द पिक्चर ऑन द वॉल बिहाइंड द सोफा। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं और पूछ लेता हूं तुम लोगों से अपनी तरफ से। द मैन डैश हिज हेड इन शेम। द मैन डैश हिज हेड इन शेम, ये ब्लैंक तुम्हें फिल करना, ऑप्शन हंग और हैंग्ड है। हंग और हैंग्ड है। थिंड का मतलब है पतला हो जाना, जैसे बादल हैं, घने बादल हैं। ठीक है। अब फिर वो धीरे धीरे बादल खत्म हो गए, थिन हो गए। थिन का मतलब है वो पतले हो गए, मतलब कम बादल रह गए। डिक्शनरी यार एक रखा करो, तुम लोग वास्तव में इतने बड़े उल्लू आदमी हो, एक फोन में डिक्शनरी नहीं रख सकते? हैं? फोन में तुम्हारे व्हाट्सअप रहेगा, इंस्टाग्राम रहेगा, ट्विटर रहेगा, फेसबुक रहेगा, ठीक है, टिकटॉक रहेगा। ठीक है, दुनिया भर की चीज एक डिक्शनरी नहीं डाउनलोड कर सकते? फोन में एक डिक्शनरी डाउनलोड करो, कोई वर्ड का मीनिंग कंफ्यूज हो गया तो अपना उसमें देख के कंफर्म कर लो। चलो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, तुमने मेरे से पूछ लिया, मैंने तुम्हारा मन था क्वेश्चन का आंसर दे दिया, नहीं तो बेटा कैसे कंफर्म करते हैं? तो एक फोन में डिक्शनरी रखा करो, स्टूडेंट हो तो। कोई वर्ड को लेके डाउट है, तुरंत डिक्शनरी में टैली करो कि भाई ये नाउन होता है या वर्ब होता है, और अगर होता है तो इसके देखो क्या मीनिंग दे रखे हैं। हाँ बेटा, इसमें आएगा हंग। द मैन, एक मिनट, द मैन हंग हिज हेड इन शेम, इसका मतलब पता क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि उस पर्सन ने शर्म से अपना सर झुका लिया, मतलब उसको मतलब शर्म लगी, मतलब झूठ वगैरह पकड़ा गया होगा, शर्मिंदा हो गया। ठीक है। तो उसने क्या किया, अपना सर झुका लिया। अब मान लो यहाँ पे हम हिज हेड ना लिख के लिख दें हिमसेल्फ। द मैन डैश हिमसेल्फ इन शेम, आप बताओ क्या आएगा? द मैन हंग, मतलब सॉरी, द मैन हंग हिज हेड आ गया। अब हमें लिखना द मैन डैश हिमसेल्फ। अब देखो, अगर हम हिमसेल्फ लिख देंगे, हिम का मतलब पर्सन हिमसेल्फ, वो खुद अपने आप को, तो अपने आप को तो आदमी कहीं पे कोई टांगेगा नहीं। ठीक है। तो अब आ जाएगा हैंग्ड। हैंग्ड हिमसेल्फ का मतलब उसने फांसी लगा ली। ठीक है। ये हो गया आंसर। तो कुल मिला के हंग का मतलब है किसी चीज को कहीं पे टांग देना, लटका देना, सस्पेंड कर देना। ठीक है। और हैंग्ड का मतलब है फांसी लगा देना, एग्जीक्यूट कर देना। ठीक है। चलो, फिफ्थ का आंसर भी तुम्हें अपने आप ही बताना है, और मैं बता देता हूं, ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी तुम लोगों को अपने आप ही बताना है, और ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया जा चुका है, और जितने भी बच्चे इस समय लाइव हैं उन सबको इसका आंसर बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर सबको ही बताना है। बेटा ये हैंग और हंग्ड जो है ना, ये दोनों ही ट्रांसिटिव होती हैं। हाँ, मीनिंग का डिफरेंस होता है, बाकी दोनों ही ट्रांसिटिव है। ब्रॉट इन प्लेस ऑफ टेकन, बढ़िया। दे वर ब्रॉट, दे वर ब्रॉट अबैक, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और बताओ? दे हैड टेकन अबैक, बहुत अच्छी बात है।
गो रॉन्ग, गिवन अ बैक। हाँ, टेकन की जगह गिवन अ बैक आ जाएगा। वो तो खैर तुम लोग एकदम से एक आगे हो सब। ठीक है, सब अफलातून हो। नो इम्प्रूवमेंट। अबे हिले हुए नो इम्प्रूवमेंट होगा तो मैं पूछूंगा क्यों? इसमें कोई ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट का दे रखा? जब से पढ़ रहा तब से कोई क्वेश्चन ऐसा आया नो इम्प्रूवमेंट वाला? अच्छा, सीक्रेट की जगह फैक्ट लिख दें, हाँ। व्हेन द टूरिस्ट न्यू द फैक्ट दे वर टेकन अवे, बढ़िया, बहुत अच्छा। लंका में सब 52 गज के। एक का भी इतनी देर में आंसर सही आया है। देखो मैं बताता हूँ, ये सब सही है, और टेकन अबैक ध्यान रखो, उसको गिवन अबैक इतने मूर्ख हैं सर। उसको टेकन अबैक को गिवन अबैक लिख रहे हैं, ठीक है। ब्रॉट अबैक लिख रहे हैं, नहीं पता हो तो थोड़ा सा अपने पे डाउट कर लिया करो कि जो तुम सोच रहे हो वही सही है। वो बच्चे सही है। बी टेकन अबैक एक फेशियल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है बी सरप्राइज। ठीक है, जैसे मैंने लिखा आई वॉज टेकन अबैक, तो आई वॉज टेकन अबैक का मतलब आई वॉज सरप्राइज, ठीक है। तो वो सब सही है। आंसर देखो यहाँ पे, मैं एक बार बताता हूँ। हमने पढ़ा कि नो वर्ब का मतलब होता है किसी बात को जानना। मतलब जो नो वर्ब होती है ना, ये हमारी मेंटल स्टेट की वर्ब होती है, और इसका मतलब होता है किसी चीज का पता होना, मतलब जानना। अच्छा, गेट टू नो का मतलब या कम टू नो का मतलब होता है पता चलना। कम टू नो जो है ना वर्ब, कम टू नो का मतलब होता है पता चलना। ये हैपनिंग है, ये स्टेट नहीं है, ये हैपनिंग है। आई केम टू नो अबाउट द एक्सीडेंट। ठीक है। आई गॉट टू नो हिज नेम। अच्छा, फाइंड आउट का मतलब होता है पता करना। फाइंड आउट का मतलब होता है पता करना, और ये डूइंग वर्ब। ये डिफरेंस हमें ध्यान रखना है। देखो, जैसे अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई डैश द आंसर। ठीक है। अब मान लो मैं इसमें लिख दूं न्यू गॉट टू नो फाउंड आउट। ठीक है। अब जैसे हमने तीन ऑप्शन लिख दिया, आई डैश द आंसर। ठीक है। और इसका ऑप्शन हमने लिखे यहां पर न्यू गॉट टू नो एंड फाउंड आउट। अब ये दोनों ही सही है, मतलब दोनों के तीनों ही सही है एक तरीके से, इनके बस डिफरेंस समझना। आई न्यू द आंसर का मतलब मेरी मेंटल स्टेट, कि आई न्यू द आंसर का मतलब मुझे आंसर पता था। ठीक है। आई गॉट टू नो द आंसर का मतलब मुझे पता चल गया आंसर, मतलब पहले नहीं पता रहा होगा लेकिन किसी कहीं से पता चल गया। ठीक है। आई फाउंड आउट द आंसर का मतलब मैंने आंसर पता कर लिया। तो ये हमें डिफरेंस याद रखना है। हरिओम। हर्ड द सीक्रेट बोलो, हर्ड द सीक्रेट लिख दे। ठीक है। तो यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि न्यू का मतलब, नो का मतलब है पता होना, दैट इज आवर मेंटल स्टेट, आई नो द आंसर, आई नो योर नेम एटसेट्रा। अच्छा, लेकिन अगर हैपनिंग हो, मतलब हमें पता नहीं लेकिन कुछ हमें पता चल गया, तो दैट इज अ काइंड ऑफ हैपनिंग, तो उसके लिए वर्ब यूज करो कम टू नो, गेट टू नो। ठीक है। आई केम टू नो अबाउट द सीक्रेट, आई गॉट टू नो द नेम ऑफ द होस्ट। अच्छा, फाइंड आउट का मतलब होता है पता करना, वो डूइंग है। तो जब ये बातें तुम्हें समझ में ये मैं देखो असल में ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, दिमाग से निकल सकती हैं। लेकिन बात ये कि अगर तुम्हें पढ़ाया गया है और समझाया भी गया है, एग्जाम्पल देके समझाया गया, बाकायदा रीजन बता के समझाया गया, और इसीलिए तुम पढ़ भी रहे हो कि तुम्हें ये चीजें सीखनी समझनी है, तब तो फिर ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है। रिवीजन करो कुल मिला के बातें। तो जब ये बातें समझ में आ जाए अपने आंसर भेजो। वेन द टूरिस्ट न्यू द सीक्रेट, तो इसका मतलब टूरिस्ट को पहले से सीक्रेट नहीं पता चला होगा। ठीक है। तो जब उन्हें सीक्रेट पता चला तो वो सरप्राइज हो गए, तो इसका मतलब वी आर रेफरिंग टू हैपनिंग नॉट द मेंटल स्टेट। हमें मेंटल स्टेट को रेफर नहीं करना, हमें रेफर करना है हैपनिंग को। तो यहाँ पे लिखो या तो केम टू नो, वेन द टूरिस्ट केम टू नो, या लिख दो गॉट टू नो। ये आंसर है। ठीक है। हाँ। सिक्स क्वेश्चन का आंसर बताओगे? तुम लोगों के आंसर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जो तुम बोलते हो, इसलिए मैं चाहता हूं इसका भी बता ही दो तुम लोग। द बॉस नेवर हैज टाइम टू मीट यू, कॉल ऑन हिम समडे लेटर। मतलब समझ लेना इसका क्या है। इसका मतलब ये है कि बॉस के पास तुमसे मिलने के लिए समय नहीं है, इसीलिए उसको किसी और दिन आके मिलना। मतलब कोई पर्सन मिलने आया होगा बॉस से, तो ये उसके पर्सन ने बता दिया कि भाई टाइम नहीं है, बाद में मिलना।
अनाउंस द नेम ऑफ द स्टूडेंट। गजेंद्र नाम था जिस बच्चे ने सही आंसर बताया, गजेंद्र कुमार। अबे नोबल दिला दोगे क्या? 2 बार उसका नाम ले लोगे, झाड़ पे उटंग जाएगा। ठीक है, पढ़ने दो। जो बच्चे पढ़े या पढ़ने में हो ना, उनकी बड़ाई बड़ाई करनी हो तो पीछे किया करो, मुंह पे मत किया करो कभी किसी की बड़ाई। हमारे इंडिया में आधा टैलेंट तो हमारे गांव देहात का इसीलिए नाश हो जाता है। द बॉस नेवर हैज टाइम टू मीट यू। अबे आंसर बता दो, कब तक इंतजार करवाओगे? क्या करेगी ये गर्मी। जितने लोग लाइव हैं सबको आंसर बताना है, जल्दी से बताओ। द बॉस नेवर हैव टाइम, वाह भाई वाह। कौन से कॉन्सेप्ट से, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पे हैव लिखोगे? बॉस सिंगुलर सब्जेक्ट के, उसके लिए वर्ब हैव कैसे लिखोगे बेटा? हाँ, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर लिया यहाँ पर तुमने? मेड इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिया क्या? हरिओम। देखो ये जो बच्चे कॉल इन, कॉल हिम, कॉल एट कह रहे हैं, हमने कॉल वर्ब की फ्रेजल वर्ब्स वैसे पढ़ रखी है, तुम्हें उनके मीनिंग पता होने चाहिए। नहीं तो इन 3 फ्रेजल वर्ब्स के मैं मीनिंग बता देता हूँ, बाकी तो अभी क्वेश्चन ही समझाऊंगा। ठीक है, देखो ये जो कॉल इन, कॉल एट में तुम तुक्के मार रहे हो ना, ठीक है, उससे कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि वो सही लिखा हुआ है। कॉल इन का मतलब होता है टू समन समबडी। कॉल इन का मतलब होता है किसी को बुलवाना, समन करना। एक और मैंने मीनिंग बताया होगा इसका, टू सेंड फॉर। ठीक है, कॉल इन समबडी का मतलब किसी को बुलवाना, किसी को भेजना कि उसे लेकर आए। कॉल एट का मतलब होता है टू विजिट समवेयर। टू विजिट समवेयर, समवेयर का मतलब समझ रहे हो? प्लेस, किसी जगह पे जाना। ही कॉल्ड एट माई ऑफिस यस्टरडे। ठीक है, और कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट समवन। कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट समवन। ही कॉल्ड ऑन मी यस्टरडे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो हमने कॉल ऑन लिखा ना वो सही है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट पर्सन है हिम। तो कॉल ऑन समवन का मतलब होता है टू विजिट समवन। ठीक है, चलो खैर, अब मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, एक बार ध्यान से सुनना मेरी बात को। नेवर जो वर्ड है ना, नेवर, नेवर का मतलब होता है नॉट एट एनी पॉइंट इन टाइम। ठीक है, और इसका यूज हम तब करते हैं जब किसी एक्शन की फ्रीक्वेंसीज हो। मान लो कोई एक्शन है, ठीक है, और वो कई बार हुआ, तो अगर वो कई बार हुआ तो उसके पॉजिटिव मीनिंग को रेफर करने के लिए हम कह देंगे ऑलवेज, ही ऑलवेज हेल्प्ड मी। ठीक है, लेकिन मान लो कई बार मदद की जरूरत पड़ी, उसने एक बार भी मदद नहीं की, तो हम कह देंगे नेवर, ही नेवर हेल्प्ड मी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं ध्यान रखना है कि जो ऑलवेज है और नेवर है, इन दोनों का यूज हम उस सिचुएशन में करते हैं जहां पे हमारे एक्शन में मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हो, मल्टीपल रिपीटेशंस हो। ठीक है, और अगर वो जितने रिपीटेशंस हैं हमें उन सबको पॉजिटिव में रेफर करना है तो हम यूज करेंगे ऑलवेज। अगर उन सारे रिपीटेशंस को नेगेटिव में रेफर करना है तो हम कहेंगे नेवर। ठीक है, ही नेवर हेल्प मी, ही ऑलवेज हेल्प मी। मान लो कोई पर्सन है, मैंने उससे 5 बार मदद मांगी और उसने 5 बार मेरी मदद कर दी, तो मैं कहूंगा ही ऑलवेज हेल्प मी। या मान लो कोई पर्सन है, मैंने उससे 5 बार मदद मांगी है, मुझे 5 बार मदद की जरूरत पड़ी, लेकिन उसने एक बार भी मदद नहीं की, तो मैं कह दूंगा ही नेवर हेल्प मी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब अगर मान लो सिंगल फ्रीक्वेंसी इवेंट हो, उसकी और फ्रीक्वेंसीज ही ना हो, ठीक है, वन टाइम इवेंट हो, तो उसके लिए यूज क्या करो? नॉट। आई डोंट हैव मनी। मान लो कोई पर्सन है, उसने मेरे से पैसे मांगे कि भाई थोड़े पैसे देना, मुझे चीज खरीदनी है, तो मैं उससे ये थोड़ी कहूंगा आई नेवर हैव मनी, मैं उससे कहूंगा आई डोंट हैव मनी। क्योंकि ये बात एक स्पेसिफिक सिचुएशन को लेकर, एक स्पेसिफिक टाइम को लेकर हो रही है, कोई रेगुलर या फ्रीक्वेंसी इवेंट नहीं है। ठीक है, तो बस यही तुम्हें समझना है कि अगर किसी ऐसे एक्शन को रेफर करना है जो वन टाइम इवेंट है, ठीक है, उसमें और फ्रीक्वेंसीज नहीं है, तो ऑलवेज नेवर का यूज मत करो, उसमें निगेशन के लिए नॉट का यूज क्या करो? आई डू नॉट हैव मनी, ये लिखो। ठीक है, ये जो हमने लिखा ना, द बॉस नेवर हैज टाइम टू मीट यू, कॉल ऑन हिम समडे लेटर।
अब हम कह रहे हैं कि बॉस के पास तुमसे मिलने के लिए टाइम नहीं है, बाद में मिलना। तो ऐसा नहीं कि बॉस के पास हमेशा ही टाइम नहीं रहता होगा, लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट जब ये मिलने आए तब टाइम नहीं है। तो हम यहाँ पे किसी फ्रिक्वेंट या रेगुलर एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक वन टाइम एक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसको लिखो डज नॉट हैव। नॉट का यूज करोगे तो हेल्पिंग वर्ब भी लिखनी पड़ेगी, तो डज हेल्पिंग वर्ब लिख के फिर उसके बाद बेस फॉर्म लिख दो। तो ये आंसर है, द बॉस डज नॉट हैव टाइम टू मीट यू। तो अगर हमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन को, एक पर्टिकुलर टाइम को, एक पर्टिकुलर इवेंट को रेफर करना हो तो नेवर का यूज मत किया करो, उस सिचुएशन में लिखा करो नॉट। नेवर का यूज तभी क्या करो जब हमें किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर टाइम को रेफर ना करके जनरल फ्रीक्वेंसी को रेफर करना हो, ठीक है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आता रहता है, मैंने एक दो बार उसको डिस्कस भी किया है। देखो क्या है, आई नेवर रिमेंबर, ठीक है, व्हाट ही लुक्स लाइक। अब मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, हाँ, अब तो मैंने कहा कि मुझे अब याद नहीं वो कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता है। तो अगर मैं आई नेवर रिमेंबर लिख दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा फ्रीक्वेंट एक्शन है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में फ्रीक्वेंट एक्शन नहीं है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, हम उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं कि कोई एक पर्सन है और वो कैसा दिखता है, मैं कह रहा हूँ मुझे वो याद नहीं कैसा दिखता है, ठीक है। तो अगर ये वन टाइम सिचुएशन है, एक सिंगल फैक्ट है और इसकी और फ्रीक्वेंसीज नहीं है, तो नेवर का यूज मत करो, डोंट का यूज करो। आई डोंट रिमेंबर व्हाट इट लुक्स लाइक, कि वो कैसा दिखता है। हाँ, आई डू नॉट रिमेंबर व्हाट इट लुक्स लाइक, ठीक है। ठीक है, हो गया। मैं क्या क्या फीचर है इसमें मैं जानता भी नहीं। चलो, ये फाइनाइट वर्ब चैप्टर, फिर इसका जो भी मुझे डिस्कस करना था वो सारे कॉन्सेप्ट हो गए डिस्कस, और ये हो गया हमारा आज चैप्टर कंप्लीट फाइनाइट वर्ब, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया करो नेक्स्ट डे आंसर के लिए। अच्छा, ऐसा भी करना होता है क्या? मतलब क्लास के लास्ट में क्वेश्चन तुम लोगों को दिया करूं कि नेक्स्ट डे उसका तुम आंसर बताओगे। देवी जी, जो मैं पढ़ा देता हूँ ना बस उसको रिवाइज करके समझ लिया करो, इतना एहसान कर दो मुझ पे। क्वेश्चन क्वेश्चन की ये मतलब ये तंत्र विद्या ना यूज करो, ठीक है, ये मुझे नहीं करना है। बस जो मैं पढ़ा के जाता हूँ उसको अच्छे से रिवाइज करके अच्छे से नोट्स बना लिया करो, इतना एहसान कर दो, ठीक है। मैं तुमसे आगे क्वेश्चन पूछूं भी तुम उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते रहो, जो पढ़ाया गया पता चले वो तब तक होश पोश हो जाए, ठीक है। ऐसा रहने दो, ये जुगाड़ मुझे अच्छी नहीं लगती, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा ना, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इन्फिनिटिव जेरेंट पार्टिसिपल्स। उससे पहले मैं चाहूंगा तुम फाइनाइट वर्ब के चैप्टर्स को अपना रिवाइज कर लो एक बार अच्छे से। और इसके असल में देखो, वर्ब चैप्टर बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा चैप्टर होता है, इसमें काफी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो इस चैप्टर के ना आपको दो असाइनमेंट डिस्कशन मिलेंगे, इस चैप्टर के ना दो असाइनमेंट डिस्कशन होते हैं, ध्यान रखना, दो पार्ट में इसके असाइनमेंट को हम डिस्कस करते हैं क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो जो दोनों ही असाइनमेंट डिस्कशन के वीडियोस हैं वो आपके आज अपलोड हो जाएंगे, या हो सकता है हो भी गए, एक बार देख लेना, नहीं हो गए होंगे तो आज लेट नाइट तक हो जाएंगे अपलोड। दो असाइनमेंट के वीडियोस होंगे, ठीक है। उनको अपने अच्छे से देखना समझना, तो उससे क्या है कि वर्ब चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए काम के, वो सारे तुम्हारे अपने रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है, ये काम हो जाएगा। उसके बाद में जो हमने एक या दो वीडियो दे रखे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के फंडामेंटल्स में, उनको अपना रिवाइज कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस अब नॉन फाइनाइट वर्ब की ही स्टार्ट होंगी, ठीक है। कल फिलहाल में कोई क्लास नहीं है, अगर आपकी क्लास इस हफ्ते में होगी भी तो अब परसों होगी, ठीक है। वैसे भी दो वीडियो तुम लोगों को रिवाइज करने पड़ेंगे तो इतना ही टाइम होगा, और नॉन फाइनाइट वर्ब का भी वीडियो देखना होगा फंडामेंटल में, तो इतना ही तुम्हारे पास टाइम भी होगा। तो वी डोंट हैव एनी क्लास टुमारो, कल हमारी कोई क्लास नहीं है, अगर कोई क्लास लाइव लेक्चर की होगी तो वो परसों फ्राइडे को होगी, ठीक है। तो ये अपना ध्यान रखना। पीछे का सब भूलता जा रहा है, रिवाइज करके नोट्स बनाओ ना बेटा, खाली टाइम में नोट्स को रिवाइज कर लिया करो। नोट्स इसीलिए तो कहते हैं नोट्स बनाओ, और नोट्स को बाद में अपना रिवाइज किया करो, हर बार वीडियो थोड़ी रिवाइज करोगे। सेवंथ एंड एट्थ की बुक पढ़ता हूं तो कुछ मीनिंग समझ में नहीं आता बेटा, डिक्शनरी से देख लिया करो, ठीक है। किसी के साथ डिस्कस कर लिया करो, नहीं समझ में आता मान लो कोई मीनिंग, तो डिक्शनरी में देख लो, किसी डिस्कस कर लो। क्लाउड्स थिंड थ्रू, क्लाउड्स थिंड थ्रू का मतलब है क्लाउड्स पतले हो गए, मतलब घने बादल थे ना वो, मतलब बिखर गए, इधर उधर हो गए, ठीक है। मंडे लूं क्लास डायरेक्ट, टेलीग्राम पे अपडेट कर देना सर, हाँ ठीक है। टेलीग्राम पे लाइव क्लास का टाइम अपडेट कर दूंगा, ठीक है। देखता हूं फ्राइडे को रखेंगे मंडे को रखेंगे, वो तो पता चल ही जाएगा तुम लोगों को, लेकिन कल तो नहीं है, कंफर्म है। ड्रीम इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर हॉरिबल ड्रीम में ए क्यों आया? पगले बहुत मारूंगा, समझा। आर्टिकल में हमने क्या पढ़ाया था कि व्हेन वी यूज अ वर्ब एज अ नाउन इट इज यूज्ड विद आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है बेटा, आर्टिकल में समझा रखा है, गो फॉर अ वॉक, मेक अ मिस्टेक, मेक अ नॉइज, ठीक है।
ऑफर अ ड्रिंक, मेक एन ऑफर, ये सब पढ़ा तो रखा है। मंडे ही होगी सर क्लास, कंफर्म। कंफर्म ही मान लो, हाँ कंफर्म ही मान लो, क्योंकि तुम लोगों को बहुत कुछ करना है मंडे से पहले पहले। दो लाइव डिस्कस डाउट डिस्कशन, मतलब दो असाइनमेंट डिस्कशन के वीडियो देखने हैं, नॉन फाइनाइट वर्क का एक वीडियो देख के समझना है उसे, ठीक है। हाँ तो मंडे को ही होगी अब तुम लोगों की क्लास। सर वुड हैव हैड तो बता दीजिए, तुम लोग खून पी लो मेरा। वुड हैव हैड तो बता दीजिए। ये बस एक बता देता हूँ, बाकी आज मेरा सर घूम रहा है, गर्मी है मेरे स्टूडियो में बहुत ज्यादा, और पता नहीं एसी भी हमारा हो गया फेल। जब गर्मी नहीं थी तब ये ठंड कर रहा था, और जब गर्मी हो गई तभी आजकल बंद हो गया। ठीक है, तो इसको भी अब रिपेयर करवाना है एक दो दिन में, इसी वीकेंड में करवा देता हूँ। मजे की बात देखो, जब गर्मी नहीं थी तो एसी हमारा चिल्ड कर देता था माहौल, अब जब गर्मी हो गई तो ये फेल हो गया, तब इसने काम ही करना बंद कर दिया। बीइंग ह्यूमन का क्या मतलब होता है? अरे हटो। देखो, दे हैव फूड, ठीक है। आई थिंक दे वुड हैव फूड, ठीक है। और आई थिंक दे वुड हैव हैड फूड। तो बेटा बस ये आंसर है। जैसे हैव वर्ब पोजीशन के लिए यूज होती है तो हमने लिखा दे हैव फूड, ठीक है। अच्छा, ये पास्ट टेंस है तो हमने यहाँ पे वुड हैव लिख दिया, विल तो लिख नहीं सकते। आई थिंक दे विल हैव फूड, तो विल तो लिख नहीं सकते क्योंकि पास्ट टेंस में। अच्छा, थिंक लिखा गया, थॉट लिख देता हूँ। थॉट लिख देता हूँ यहाँ पे, थॉट लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मेन क्लोज पास्ट में तो हमने वुड लिख दिया। आई थिंक दे वुड हैव फूड, कि मुझे लगा कि उनके पास खाना होगा, अब था या नहीं था वो इसमें नहीं पता, ठीक है, बट मुझे ऐसा अज्यूम हुआ कि उनके पास खाना होगा। फिर आई थॉट दे वुड हैव हैड फूड, ठीक है। अब हमने वुड के साथ में ना यहाँ पे वर्ब की परफेक्ट फॉर्म लिख दी। ये जो हैव है ये बेस इंडेफिनिट फॉर्म है, और हैव हैड लिख देने से इसकी थर्ड फॉर्म बन गई। तो इसका मतलब ये पोजेशन की वर्ब है जिसको हमने परफेक्ट फॉर्म में लिख रखा है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि जब हम पास्ट के मॉडल्स को परफेक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो इसका मतलब रिजल्ट आ चुका होता है, और जो हमने लिखी होती है वो रियल सिचुएशन नहीं होती, रियल सिचुएशन उसका अपोजिट होती है। तो अगर हम ये लिख देंगे आई थॉट दे वुड हैव हैड फूड, तो इसका मतलब हो जाएगा बट दे डिडंट हैव, बट दे डिडंट हैव। आई थिंक दे वुड हैव हैड फूड बट एक्चुअली दे डिडंट हैव, तो इसका मतलब हो गया बट दे डिडंट हैव, बस ये होता है। तो जो हैव वर्ब है ना बच्चे, वो पास्ट में उसकी परफेक्ट फॉर्म ने वुड के साथ लिख दी। बुक रीड करने से कुछ समझ भी नहीं आता तो बच्चे सेवंथ एट्थ की पढ़ो पहले, ठीक है। सेवंथ, एक वोल्टास का है बेटा एसी और एक वर्लपूल का है, ठीक है। देखो, सेवंथ एट्थ की बुक्स पढ़ो पहले, वो भी मुश्किल लगती है तो सिक्स की उसकी पढ़ ले सकते हो, सिक्स की पढ़ सकते हो। धीरे धीरे आदत पड़ेगी ना तो धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा। ऐसा नहीं कि तुम पहले दिन पढ़ना शुरू करोगे तो सारी कहानी तुम्हें समझ में आ जाएगी, लेकिन एक ही चैप्टर को दो बार पढ़ो। मैं कहता हूँ चैप्टर भी छोड़ो, एक ही पैराग्राफ को दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, डिक्शनरी से कुछ अगर नहीं समझ में आए तो कंसल्ट करके पढ़ो, किसी पर्सन से डिस्कस करके पढ़ो। कोशिश करोगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन अगर पढ़ना ही छोड़ दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा बच्चे, ठीक है। तो ऐसा मत मानो कि तुम पहली बार पढ़ना शुरू करोगे तो तुम्हें पढ़ना मतलब सारा समझ में आने लग जाएगा, नहीं आएगा। कोशिश करोगे धीरे धीरे आ जाएगा। इसीलिए मैं सेवंथ एट्थ की बुक्स हमेशा कहता हूँ बच्चों से पढ़ने के लिए। तुम चाहो तो सिक्स की बुक से शुरुआत कर सकते हो, फिफ्थ की बुक से शुरुआत कर सकते हो, फिफ्थ की इंग्लिश की बुक ले लो प्राइवेट स्कूल की, सिक्स की ले लो, ठीक है। फिफ्थ सिक्स की जब समझ में आने लग जाए तब सेवंथ एट्थ की ले लेना, ठीक है। हम्म। चलो, अब बाकी बातें फिर हम अगली बार कर लेंगे, ठीक है। और अब मुझे जाने दो, ठीक है। और फाइनाइट वर्क का अपना रिवीजन रिवीजन कर लेना, ठीक है। वीडियोस जो हैं डाउट डिस्कशन के वो आज अपलोड हो जाएंगे लेट नाइट तक, उनको देखना, इस वीकेंड में एंजॉय करना। नॉन फाइनाइट वर्क की क्लास देख लेना, मंडे से नॉन फाइनाइट वर्क के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए सभी को बाय, थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट।